ये दुनिया में तो जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान को मुबारकें दी जा रही हैं, पाकिस्तान ने सालिसी के जरिए जो जंग थी उसको बंद करवा दी। इंडिया में सफ़े मातम क्यों बिछ गया है? दो जगह सफ़े मातम बिछी हुई है, दो जगह से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। एक भारत में वजारत उज़्मा का जो दफ्तर है, दूसरा जो फादरलैंड है इनका, इजराइल। ये दो ऐसे घटिया किरदार हैं इस वक्त दोनों ममालिक में जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो अमन नहीं चाहते। इनको तकलीफ ये है, अमन क्यों हो रहा है? अमन से नफरत है इस घटिया शैतान को। ये चाहता है कि हर वक्त बदअमनी फैले। जो उसकी फादरलैंड में इस वक्त जो शख्स बरसर इक़्तिदार है नेतन्याहू, उसकी जो अप्रोच है वही उसी के ऊपर काम होता रहे। कभी लेबनान में, कभी शाम में, कभी गजा में, कभी ईरान में। इस खित्ते में किसी ने विश्व मित्र से कुछ पूछना गवारा नहीं किया, किसी ने कोई मशवरा नहीं किया, किसी ने किसी सलाह में उसको शामिल नहीं किया। जब इन्होंने कोशिश की, भारत ने ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी बातचीत करने की, तो ईरान ने भी वही शटअप कॉल दी, अमेरिका ने भी वही शटअप कॉल दी कि तुम्हारी औकात नहीं है। 3 इंडियन सेलर्स मारे गए हैं, उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया। अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि हमारी फोर्सेस ने वार्न किया था। जब इनका पहला शिप हिट हुआ तो इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस रिलीज आई, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं था। लोगों ने कहा भाई तुम 140 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हो, तुम लोगों में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम लोग अमेरिका का नाम ले सको। सारी दुनिया जानती है कि इस शिप को अमेरिका ने हिट किया है और तुम लोगों ने प्रेस रिलीज के अंदर अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया। नेवी का भी चीफ चेंज हो रहा है और शायद एयरफोर्स का भी चीफ चेंज करने जा रहे हैं। एयरफोर्स का जो चीफ है वैसे वो अक्टूबर 27 में रिटायर हो रहा है, लेकिन कुछ बातें हो रही हैं भारत के अंदर कि शायद उसको जबरी तौर पर हटा दिया जाए। इस वक्त AP सिंह जो है वो अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो उसका दुरुस्त नहीं है। गुज़श्ता साल की पाक भारत जंग के बाद इस वक्त उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। हर वक्त अब जो है वो किसी और कंडीशन में रहता है, कुप्पी उसके हाथ में होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं हैदर हयात खान। थैंक यू सो मच हैदर। थैंक यू भाई। वंस अगेन आज हम डिस्कस करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेबस क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बाद नए आर्मी चीफ भी तैनात हो रहे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे इंडिया अपनी रियासतों पंजाब, यूपी, गोवा और गुजरात में फॉल फ्लैग ऑपरेशन क्यों करने जा रहा है। हैदर, ये दुनिया में तो जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान को मुबारकें दी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने सालिसी के ज़रिए जो जंग थी उसको बंद करवा दी। इंडिया में सफ़े मातम क्यों बिछ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपकी बात दुरुस्त है। दो जगह सफ़े मातम बिछी हुई है, दो जगह से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। एक भारत में वजारत उज़्मा का जो दफ्तर है, जो आपने बताया भी अपनी इंट्रो के अंदर भी और सवाल में भी। दूसरा जो फादरलैंड है इनका, इजराइल। इसी तरह के रोने पिटने की, चीखने की आवाज़ें जो है वो वहाँ से भी आ रही, क्योंकि ये दो ऐसे घटिया किरदार हैं इस वक्त दोनों ममालिक में जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो अमन नहीं चाहते, जिनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो ह्यूमैनिटी से ही इनको बड़े लगते हैं। इज़राइल के अपनी जो वहाँ पर नेतन्याहू बरसर इक़्तिदार है, उसकी अपनी एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है। वही अप्रोच इसी घटिया शैतान की है जो भारत में इक़्तिदार पे है इस वक्त, नरेंद्र मोदी। सरेंडर मोदी भी खैर अब इसको लोग कहते हैं, भारतीय खुद कहते हैं सरेंडर मोदी है। तो ये भारत में सफ़े मातम एक तो इस वजह से भी बिछी है कि फादरलैंड जो है उसको शिकस्त हुई है। वो जो चाहता था, वो जो वॉर गोल्स उसके थे, फादरलैंड वो अचीव नहीं कर सकी भारत की। दूसरा पाकिस्तान, वो मुल्क बनकर उभरा है दुनिया के सामने जिसने इस सारे मामले के अंदर वो काम किया, वो किरदार अदा किया जो दुनिया में कोई मुल्क तवक्को नहीं कर सकता था। ना सिर्फ पाकिस्तान से, ऐसा नहीं कि ये एक्सपेक्टेशंस दुनिया के पाकिस्तान से नहीं थी, किसी से भी नहीं थी, क्योंकि 47 साल की राइवलरी थी और इस कदर पीक पर थी कि दुनिया नहीं सोच रही थी कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इस वक्त इंटरवीन करेगा, वो दोनों के साथ बैठेगा, दोनों को कन्विंस करेगा, दोनों को समझाएगा, 47 साल के बाद दोनों की स्पाई की लीडरशिप को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएगा और ग्रेजुअली चीज़ें यहाँ तक जाएंगी कि जिनेवा में अब इंशाल्लाह जुमे को पाकिस्तान की मेज़बानी में जो है वो पीस एग्रीमेंट, इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो साइन होने जाएगा। जो इनिशियल उसका फ्रेमवर्क है वो तय हो जाएगा और अगले 60 दिन में आप कह रहे हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसके अलावा जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो डीफ्रीज़ होने का मामला है,
वो सारा जो है उसको तय क्या पा जाएगा। मैकेनिज्म होगा और उसमें और क्या उस पे टाइमलाइन पाकिस्तान होगी। बहुत काम कर चुका है। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है किया है। और अभी ये जो अगला राउंड है वो भी पाकिस्तान की मेजबानी में ही ये सारा प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह होगा। और देखिए पहले तो हम दुआ गो बता दें कि सिर्फ वो जेनेवा में इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके लिए इतना लंबा ट्रेवल करके पाकिस्तान आना मुश्किल है। तो लेकिन वहां पर भी होस्ट मेजबान पाकिस्तान कर रहा है। जिस तरह ओमान में जिस वक्त फरवरी के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका पहला दौर जो है वो मस्कत में हुआ, ओमान में हुआ। उसके बाद अगला दौर जिनेवा में हुआ जो ओमान ने उसको होस्ट किया। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनेवा में ये जो अब पीस एग्रीमेंट इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा इंशाअल्लाह जुमे को, उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय मीडिया भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा है इस तरह। वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो रहा है, कौन करवा रहा है ये डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा, अब देखते हैं इंडियन मीडिया खैर इसके ऊपर क्या बात करता है। वो लोग तो उनकी तो इस पर भी चीखें निकल रही हैं। इस अमन मुआहदे का ऐलान जो था वो पाकिस्तानी वजीर आजम ने किया, ट्रंप ने नहीं किया। अब ये देखें ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है कि पाकिस्तान को जो है इसकी अनाउंसमेंट करने दी गई पाकिस्तान ने की। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है वो जिस तबीयत का आदमी है, वो बस उठता और ऑल ऑफ अ सडन वो ट्वीट कर देता। लेकिन जो पाकिस्तान का रोल था और इस वक्त जो इन्फ्लुएंस है इस वक्त पाकिस्तान का, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, इसहाक डार साहब ने और हमारी जो पूरी टीम इस सारे मामले में एंगेज थी, बेहतरीन उन्होंने काम किया है। हम दुआ गो हैं कि जो इनकी एफर्ट्स थी अब उनका फल जो है वो पूरी दुनिया को मिले। अच्छा, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कौन मुस्तफ़ीद होगा इससे? भारत। बड़ा मुल्क है ना, आबादी ज़्यादा है उनको। वैसे तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं जी कि भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन खुद फिनलैंड के अंदर जयशंकर ने कह दिया जी कि अमेरिका ने हमें कहा जी कि रूस से तेल ले लो, तो हमने रूस से तेल ले लिया। अमेरिका ने कहा जी अब रूस से तेल नहीं लेना, तो अब हमने नहीं लिया। अमेरिका ने कहा जी कि ईरान से आप तेल ले सकते हैं, तो हमने ले लिया। अमेरिका ने मना किया तो हमने ईरान से तेल नहीं लिया। तो वैसे वो बातें करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। फिर 56 इंच की छाती भी है वो नरेंद्र मोदी की, सरेंडर मोदी की, जिसके 3 जहाज भी अमेरिका ने हिट किए, 3 सेलर्स भी मार दिए। और आलम यह है कि उसके ऊपर भी ये एक लफ्ज़ नहीं बोल सका। तो इनको तकलीफ ये है कि ये सारा मुआहदा एक तो हो क्यों रहा है, अमन क्यों हो रहा है, क्योंकि अमन से नफरत है इस घटिया शैतान को। ये चाहता है कि हर वक्त बदअमनी फैले। जो इसकी फादरलैंड में इस वक्त जो शख्स बरसर इक़्तिदार है नेतन्याहू, उसकी जो अप्रोच है वही उसी के ऊपर काम होता रहे। कभी लेबनान में, कभी शाम में, कभी गज़ा में, कभी ईरान में, हर वक्त जो है वो ये बदअमनी फैली रहे, ताकि उधर नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है, पॉलिटिकल ग्राफ उसका पॉपुलैरिटी का वो ज़मीन बोस हो चुका है, इधर नरेंद्र मोदी का हो गया है। तो ये इस तरह की हरकतें करना पसंद करते हैं कि हर वक्त इस तरह की सिचुएशन रहे, ताकि इनकी जो काली करतूतें हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहे और लोग ये डिस्कस ना करें। एक लूजर जो है वो दूसरे लूजर को डिफेंड कर रहा है। और दूसरा पाकिस्तान का जो किरदार है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक बड़ी तकलीफ पहुंचा रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे थे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, तुम कह रहे थे हमने पाकिस्तान को तनहा कर दिया, और भारत विश्व मित्र है। तो विश्व मित्र तो वो होता है ना जिसका दुनिया में हर शख्स मित्र हो, हर मुल्क जो है वो उसका मित्र हो, वो विश्व मित्र वो मुल्क है। तो यहां पर तो आलम ये था विश्व मित्र का कि इस खित्ते में किसी ने विश्व मित्र से कुछ पूछना गवारा नहीं किया, किसी ने कोई मशवरा नहीं किया, किसी ने किसी सलाह में उसको शामिल नहीं किया। इवन जब इन्होंने कोशिश की, भारत ने ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी बातचीत करने की, तो ईरान ने भी वही शटअप कॉल दी, अमेरिका ने भी वही शटअप कॉल दी कि तुम्हारी औकात नहीं है, ये तुम्हारे बस से ऊपर की चीज़ें हैं, ये तुम नहीं कर सकते। जब इन्होंने कहा जी कि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। इवन जो थे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब जब इंडिया गए तो उनको भी बड़ा अजय डेवल ने बिल्कुल कहा ना कि आप पाकिस्तान को अगर पीछे करते हैं तो हम इजराइल के साथ, चूंकि हमारे अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। उन्होंने शट अप कॉल दी। सिमिलरली उससे पहले इन्होंने जब अमेरिका से राब्ता एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, तो वही शट अप कॉल जो है वो इनको अमेरिका से भी मिली थी। तो अब जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मार्का हक में फ़तह याब किया, और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मार्का अमन जो है उसमें भी फ़तह पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की है। और इंशाल्लाह जो डंका पाकिस्तान का बज रहा है, जो शिकस्त है वो इंडिया के है। वो देखिए, इंडिया कॉर्नर्ड स्पेक्टेटर था इस सारे मामले में, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा ही नहीं ना। इंडिया की कोई रेलिवेंसी नहीं थी, इंडिया किसी खूह खाते में नहीं था, ये ना 3 में थे ना 13 में। ये
इनको फिर क्या करना पड़ रहा था अपनी रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए, जो घटिया स्टेटमेंट जयशंकर ने पाकिस्तान के हवाले से दी थी, और वो बुनियादी तौर पर थूका था इसने अपने मुंह के ऊपर, इसने आसमान की तरफ मुंह करके थूका था, और वो थूक इसके अपने मुंह पर आकर गिरा जब लोगों ने कहा कि तुम जो है ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हो, बुनियादी तौर पर तुम अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। इंडियंस ने कहा, उन्होंने कि यार तुम पाकिस्तान को कह रहे हो कि जो लफ्ज़ इसने पाकिस्तान के हवाले से इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान के तो जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर कर आ रहे हैं, और इवन यहां तक डिस्कस हुआ, मुझे याद है एक कांग्रेस की लीडर थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, खातून थी, उन्होंने कहा जो हमारे भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खड़े हैं उनको पाकिस्तानी झंडा लगा दो, शायद उसके बाद वो उनको गुजरने की इजाजत हो। तो वो जो अब पाकिस्तान का फोबिया है ना वहाँ पर, वो भी उनको बड़ी तकलीफ दे रहा है, बड़ा तंग कर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ कैसे कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने किया है, सारी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। आज सारी दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, और पाकिस्तान की पूरी ये जो डिप्लोमेटिक कोर है, ये जिसमें ये तमाम लोग जिन्होंने सारी एफर्ट्स में जो है वो दिन रात मेहनत की, सारी दुनिया उनकी मौतरफ है। और जाविया तब्दील हो गया पाकिस्तान को देखने का। वो ममालिक जो कभी भारतीय इन्फ्लुएंस में भी रहे और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आज वो ख्वाहिशमंद हैं कि उनके पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों। तो आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ और अच्छा होगा। इनकी जो चीखों की आवाज़ें आपको आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ रही हैं ना, ये अभी रोने की आवाज़ें भी आएंगी, वहाँ से आपको धाड़ने की आवाज़ें भी आएंगी। तो ये आवाज़ें सुनने की अब आप आदत डाल लें। अच्छा, एक और चीज़, ये जो 3 इंडियन सेलर्स मारे गए हैं, उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि हाँ, हमारी फोर्सेस ने वार्न किया था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो थी वो ब्रीच की और उसमें वो मारे गए। इस पे फिर इंडिया इतना शोर क्यों मचा अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो इन्होंने शोर मचाया ही नहीं। जब इनका पहला शिप हिट हुआ तो इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस रिलीज आई, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं था। लोगों ने कहा भाई तुम 140 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हो, तुम लोगों में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम लोग अमेरिका का नाम ले सको। सारी दुनिया जानती है कि इस शिप को अमेरिका ने हिट किया है, और तुम लोगों ने प्रेस रिलीज के अंदर अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया। तो लोगों ने कहा कि ये हकीकतन सरेंडर मोदी है, क्योंकि ये 56 इंच की छाती का दावेदार तो है, बुनियादी तौर पर 16 इंच की सीनी है इसकी। इसमें इतनी जरूरत नहीं है, ये डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, ये भारतीयों ने कहा। फिर इनका जब दूसरा शिप हिट हुआ, जिसके अंदर ओमान की जो फोर्सेस थी, उन्होंने रेस्क्यू किया इनके 24 लोगों को, 3 इनके सेलर्स मारे गए। अच्छा, उस पर भी खामोश थे। 28 में से 3, 27 में से 3, 27 में से 3, उस पर भी ये खामोश थे और इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जब प्रेशर आया सोशल मीडिया पर, लोगों ने इनको बकना शुरू किया, इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, इनको गालियां दी, इनको बुरा भला कहा। फिर उस प्रेशर में आकर इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें इन्होंने अमेरिका का नाम लिया और डिमाश किया अमेरिकन एम्बेसडर को। किस वक्त? जब वो भारत में मौजूद नहीं था। जिस वक्त वो भारत में मौजूद नहीं था, उस वक्त इन्होंने डिमाश किया अमेरिकन एम्बेसडर को। और बाद में जब मार्को रूबियो के साथ राब्ता हुआ भारतीय वजीर खारजा, जो अभी हाल ही जयशंकर का, इंडिया गए थे, जो मार्को रूबियो जिस क्वाड की मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए वो इंडिया आए हुए थे। तो जब जयशंकर और मार्को रूबियो का राब्ता होता है, तो मार्को रूबियो ने शट अप कॉल दी उसको। उसने कहा भाई 60 वार्निंग्स, जो शिप एंड पे हिट हुआ, 60 वार्निंग्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने 60 वार्निंग्स दी थी उस शिप को, उसके बाद हिट किया उसको। तो मार्को रूबियो ने कहा कि मतलब हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि ये इंडियन शिप था, हमारे लिए ये था कि हम लोग उनको वार्न कर रहे थे, वो नहीं बाज आए, हमने हिट किया, तो ठीक है, हम हिट कर दिए, अब तुम लोग बताओ तुम लोग क्या कर सकते हो। तो वो चुप था, खामोश था, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता ना, औकात कुछ नहीं है। वो डायलॉग मारता है। अब आजकल जयशंकर जो है, इसकी भी आदत है, वो इंडियन मीडिया में दिखाता है ना कि जयशंकर ने जिस अंदाज में चश्मा लगाया, उसकी आंखों को वो कलर्स लगा के वो ढुस 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 की साउंड्स आती हैं। तो वो अब बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को भी ना बॉलीवुड में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पे उसी तरह के वो घटिया किरदार आते हैं। तो नहीं, वो उनकी फिल्में भी पाकिस्तान के नाम के साथ चलती हैं, उनकी सियासत भी पाकिस्तान के नाम के साथ चल रही है। वो पूरा मुल्क ही बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के नाम पर चल रहा है। वो जितनी वहाँ पर लूट खसूट हो रही है, वो भी पाकिस्तान के नाम पर हो रही है जी, कि पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, इतने अरब डॉलर जो है वो दिफा में खर्च कर दो, इतने अरब डॉलर इस प्रोजेक्ट में डाल दो, कभी एम का, कभी जो है वो तेजस, कभी फलाना मिसाइल, कभी फलाना एयर डिफेंस सिस्टम, हर चीज़ का बेड़ा गर्क इस वक्त भारत में हो रहा है। पाकिस्तान का नाम लेकर ये सब कुछ जो है वो अपने लोगों को बुनियादी तौर पर नवाज रहा है। तो जयशंकर को शटअप कॉल मिली,
और आज भारतीय पूछ रहे हैं कि हमारे वो जो 3 लोग थे, जीडी बख्शी ने कहा कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, कि तुम वजीर आजम जो है भारत का वो आज भी खामोश है। इतने प्रेशर के बाद भी जब ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है, भारत का एक आम शहरी, आम नागरिक जो है भारत का, वो सवाल पूछ रहा है कि भाई 3 लोग हमारे मारे गए हैं, 24 मारे जाते मजीद, कुछ तो बोलो इसके ऊपर, कोई तो बयान दो, कोई स्टेटमेंट तो दो। वो खामोश है, उसकी जूती पर को परवाह नहीं है। क्यों? जुर्रत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है, डरपोक है, बुज़दिल है, कायर है, इसलिए वो सिर्फ स्टेटमेंट भी देने से जो है वो डर है। हालांकि स्टेटमेंट तो दी जा सकती थी ना, स्टेटमेंट दे देता, लेकिन नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि स्टेटमेंट के भी कभी रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन से बुनियादी तौर पर उसको खौफ है। और तो वो पता है ना कि गलती तो हमारी अपनी थी। नहीं, गलती ना भी होती, देखिए गलती कोई भी गलती थी, 3 जाने गई हैं, 3 जाने जाया हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल। और वो इंडियन हो, वो किसी भी मुल्क का शहरी हो, देखिए वो रोजगार के लिए निकले हुए थे वो लोग। पता नहीं उनके घर वालों की सुख क्या कंडीशन होगी, आई डोंट नो उनकी एजेस क्या थी। किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, किसी का बाप होगा। वो 3 लोग मारे गए हैं और आपका वजीर आजम जब वो खामोश है, तो ये सिलसिला जो है ये भारत का इसी तरह ही है। इनकी ये जब तक मोदी इक़्तिदार में है ना, ये जलालत इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इन्होंने यूरोप के साथ भी जो डील की थी ना, वो मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वहां पर भी अब इनका काम खराब हो रहा है। हर जगह पर नवीद भाई इस वक्त आलम यह है कि भारत को टके टोकरी हुआ है इस वक्त। भारत कोई नहीं पूछ रहा इनको, किसी जगह पर इनसे कोई मुशावरत नहीं हो रही। जो एक इन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया था इस चीज के ऊपर जी के राइजिंग इंडिया, वो राइजिंग इंडिया जो था ना इस वक्त, वो इस वक्त जो है वो फॉलिंग इंडिया बन चुका है, बल्कि फॉलन इंडिया बन चुका है, गिर चुका है, ये तबाह बर्बाद हो चुका है। आने वाले दिनों में मजीद तबाही होगी, वहां पर चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, एटलीस्ट जब तक ये घटिया शैतान भारत में बरसर इक़्तिदार है। आगे चलते हैं। इंडिया में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात किया गया और अब उन्होंने अपना आर्मी चीफ नया लेके आ रहे हैं। वो चाहते क्या है, क्या वो क्यों कर रहे हैं? और मैंने सुना है कि नेवी का भी चीफ चेंज हो रहा है और शायद एयरफोर्स का भी चीफ चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, नेवल चीफ तो इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। एयरफोर्स का जो चीफ है वैसे वो अक्टूबर 27 में रिटायर हो रहा है, लेकिन कुछ बातें हो रही हैं भारत के अंदर कि शायद उसको जबरी तौर पर हटा दिया जाए उहदे से, क्योंकि इस वक्त AP सिंह जो है वो अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो उसका दुरुस्त नहीं है। भारतीय जो एयर चीफ मार्शल है, उनकी फ़ज़ाइया का सरबराह है अमरप्रीत सिंह, गुज़श्ता साल की पाक भारत जंग के बाद इस वक्त उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, खो चुका है, और वो हर वक्त अब जो है वो किसी और कंडीशन में रहता है, कुप्पी उसके हाथ में होती है, और वो भारतीय फ़िज़ाइया का जो है वो मज़ीद चीज़ें आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक वहाँ पर जो हादसात भी हो रहे हैं, तो प्रेशर है जो इन्होंने अपना आर्मी चीफ तब्दील किया। देखें, एक तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जो इनका मौजूदा आर्मी चीफ है, घटिया शैतान, मोदी का कुत्ता है बुनियादी तौर पर, वो भी, ये नया वाला भी धीरज सेठ जो है, धीरज सेठ इस वक्त वाइस चीफ है उनका। तो उपेंद्र द्विवेदी को इनका ख्याल था कि हम इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन देंगे, बहाना ये बनाया जाएगा कि अभी चूंकि हालात बेहतर नहीं है, तो इस बुनियाद पर ये चीज़ें इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। जिस तरह इन्होंने गुज़श्ता साल जो है उपेंद्र द्विवेदी को नहीं, अनिल चौहान को उसको एक्सटेंशन दी थी, जो इनका CDS था पिछला। अब NS राजा सुब्रमणी वो भी उसी घटिया अप्रोच का शख्स है। जिस अप्रोच का मालिक अनिल चौहान था, RSS की स्कूल ऑफ थॉट, फैमिली पूरी RSS की, सेम अप्रोच जो है वो NS राजा सुब्रमणी की है। जो कॉन्फ्लिक्ट इंडियन फोर्सेस के अंदर था, आपस में जो इनकी रिफ्ट चल रही है, CDS के ऑफिस की और इंडियन एयरफोर्स की, वो अभी भी बरकरार है। अच्छा, जो अब ये लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, ये इसके फादर भी इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और ये आर्मर्ड कोर का है। ये आर्मर्ड कोर का है, और गालिबन को 30 बरस के बाद किसी 97 में लास्ट टाइम हुआ हाँ था, तकरीबन 30 बरस के बाद जो है ये इन्होंने आर्मर्ड से किसी शख्स को आर्मी चीफ बनाया। फिर ये 21 कोर को कमांड कर चुका है, और खानदानी सोल्जर है। इसकी फैमिली हिस्ट्री है इसकी, मेरा ख्याल है कि इसका भाई शायद इंडियन नेवी में है, मैं अगर गलत नहीं हूँ। इसके फादर अलबत्ता जो हैं कृष्ण मोहन सेठ जो हैं, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे, और उसके बाद वो 3 भारतीय स्टेट्स के गवर्नर भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा त्रिपुरा के और मध्य प्रदेश के, इन तीनों के वो गवर्नर रह चुके हैं। और इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको भी भारत में अब उनके कुछ लोग समझते हैं कि
इसके पीछे बुनियादी तौर पर इसकी वालिद की वो पोजीशंस थी और वो इन्फ्लुएंस था और गारंटीज थी कि भाई ये धीरज जो है, जो अब अगला 30 जून को ये भारत में अगले आर्मी चीफ की कमांड संभालेगा, ये वही करेगा जो उपेंद्र द्विवेदी कर रहे हैं। ठीक है। यानी आपने एक पटा खोल के उपेंद्र द्विवेदी के गले से आपने धीरज के गले में बांध देना है। ये अभी आपको उसी तरह प्रोटेक्ट करेगा। आपकी तरफ आने वाला कोई भी इंडियन जो आपकी किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगा, धीरज उसके ऊपर भौंकेगा। कोई भी शख्स भारतीय सोशल मीडिया पर बैठकर कोई सेन बात करेगा, कोई अकल की बात करेगा, ये धीरज सेठ जो अगला भारत का आर्मी चीफ है वो उसको काटेगा। तो वो गारंटीज इसको मोदी को दी गई हैं कि ये सब कुछ वो करेगा। ये तुम्हारे तलवे भी चाटेगा, ये तुम्हारे लिए भौंकेगा भी, तुम्हारे लिए किसी को काटना पड़ा तो काटेगा भी। और जो मोदी को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए जिस तरह की फौज चाहिए ना, अब हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे जो कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक चीज़ें हो रही हैं, तो बुनियादी तौर पर इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए इनको चाहिए एक ऐसी अप्रोच, ऐसी घटिया अप्रोच, बुनियादी तौर पर ऐसी शैतानी मेंटेलिटी जिसको इस चीज़ से फ़र्क ना पड़े कि मैं अपना बंदा मरवा रहा हूँ अपने किसी पर्सनल गेन के लिए, मैं किसी की पॉलिटिकल स्टेक्स को बचाने के लिए मैंने 26-27 लोग पुलवामा में मरवा दिए। उससे पहले मैंने 40 लोग सीआरपीएफ के अपने जवान वो 40 मरवा दिए पुलवामा में। बाद में सत्यपाल मलिक ने माना था ना इस चीज़ को, और उसके बाद पहलगाम में भी यही सब कुछ किया, फिर इन्होंने दिल्ली में भी यही सब कुछ किया, फिर इन्होंने रिसेंटली जो है वो जलंधर में भी यही सब कुछ करने की कोशिश की। तो धीरज सेठ जो है ये बुनियादी तौर पर गारंटीज दी जा चुकी हैं। ठीक है। जिन लोगों ने इस हवाले से मोदी को अप्रोच किया था कि भाई बेसिकली सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो गारंटीज है ना, क्योंकि मोदी को नजर आ रहा है कि उसका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो भारत में वो खतरे में। भारत में नौजवान, अभी आपने देखा ना रिसेंटली जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से वो और जो उसका जो हेड था जिसने वो बेसिकली वो मुहिम शुरू की थी, उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है। हाँ जी। तो और उसके अलावा आप देखें कांग्रेस, इनको देख के कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो भी बड़ा एक्टिव हुआ है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने 22 या 26 मकामात पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। तो ये जो सारा सिलसिला है, इसके बाद मोदी को चाहिए था एक ऐसा शख्स जो मोदी की काली करतूतों के ऊपर पर्दा डालकर कुछ ऐसा करे, कोई ऐसा मंजन तैयार करे जिसको बुनियादी तौर पर भारतीय बाय करें। वो क्या मंजन है? एंटी पाकिस्तान रेटरिक। उसके लिए क्या चाहिए? हर वक्त ऐसा माहौल कि जी पाकिस्तान हमला कर देगा, पाकिस्तान के ऊपर हम हमला कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी जारी है, हम एमका तैयार कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, हम लोग इस तरीके की स्ट्राइक करेंगे, हम सर क्रीक में ये कर देंगे, हम राजस्थान में ये कर देंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान हम रातों रात पाकिस्तान से ले लेंगे, आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो शख्स जो वहाँ पर ये सब कुछ कर सके ना, बुनियादी तौर पर उनको वैसा आर्मी चीफ चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर प्रवीण सानी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दे रहे हैं, उसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है और उसकी जो अप्रोच है ना, इसको बड़ा क्रिटिकली देखा जा रहा है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है, इतना बेहतरीन कि आज पाकिस्तान को दुनिया चौथी ग्रेट पावर के तौर पर देख रही है। क्यों? मिलिट्री मसल पाकिस्तान ने दिखाया, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स पाकिस्तान की जो रही, उसके नतीजे में पूरी दुनिया मुस्तफीद होने जा रही है उससे। पूरी दुनिया, मतलब $2.2 ट्रिलियन का रिपोर्टेडली नुकसान हुआ है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस जंग की वजह से, और मजीद कितने ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता अगर नहीं हुआ। किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के एजाज में ये चीज़ दी। फिर जो विजन है हमारी लीडरशिप का, जो अप्रोच की क्लैरिटी है हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की, उस वजह से नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर जगह पर अगर कोई मुल्क सेट हो रहा है वो पाकिस्तान है। मगरिब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, ये खित्ता एशिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, मशरक़ वस्ता में किसके ऊपर ट्रस्ट है? पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है। इंडिया इररेलेवेंट हो गया, पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट हो गया। जहां पर पाकिस्तान का कुछ नहीं है वहां पर भी आज पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के गीत गाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का डंका बज रहा है। और जहां पर भारत कभी बड़ा इन्फ्लुएंशियल हुआ करता था, आज वहां पे भी वो भारत को जूती की नोक पर लिख रहे हैं, वो न 3 में या न 13 में। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स इंडिया में इस वक्त हो रही हैं, मतलब पहले उनका नेवल चीफ, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके बाद अब उनका आर्मी चीफ, और सिमिलरली जिस शख्स को आगे जो भी शख्स होगा, आई डोंट नो किसको ये अपनी एयरफोर्स का सरबराह बनाना चाहते हैं, वो जो भी होगा वो भी इसी तरह की घटिया अप्रोच का मालिक होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ना सिर्फ भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म को नुकसान पहुंचा रही हैं,
उसके साथ साथ उनकी जो मैदान जंग में उनकी जो औकात है वो पाकिस्तान ने दिखा दी, वो तो है कुछ नहीं ना, कोई कुछ इनमें कोई चीज़ ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकें और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। इवन आपने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया, बांग्लादेश ने इनको जो फेंटा लगाया, तो ये वाली सारी चीज़ें ख़त्म। अब सिर्फ एक ही काम के लिए भारतीय फौज इस्तेमाल होगी, मोदी को पॉलिटिकली उसका जो नुकसान हो रहा है भारत के अंदर, उससे उसको बचाना कैसे है। तो उसी के लिए धीरज सेठ आया, उसी के लिए NS राजा सुब्रमणी आया, उसी के लिए AP सिंह की जगह किसी को ये लाकर बैठा देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, AP सिंह को अगर ये जो है ये जबरी तौर पर रिटायर नहीं करते तो सिर्फ इस वजह से नहीं करेंगे कि उसके ऊपर फिर लोग सवाल करेंगे कि शायद वो जो बात की चीज उस वजह से किया है। हाँ। लेकिन ये बात दुरुस्त है, भारत के अंदर इसको सीरियसली लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का मौजूदा फिजाइया का सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, दिमागी संतुलन उसका बिगड़ चुका है, जहनी तवाज़न बिगड़ गया उस शख्स वो अब एक हालात पैदा कर रहे हैं, एक बयानिया बना रहे हैं कि हमने इनको इस वजह से नहीं निकाला। हाँ, कि ये जिस वजह से उन्होंने अब देखा ना 114 रफाल्स की जो डील की, उसके भी पीछे यही था ना कि रफाल ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि जिन्होंने रफाल बनाया डिसॉल्ट एविएशन, जो अब डिफॉल्ट एविएशन होगी इनकी वजह से, वो लोग भी कहते हैं कि भाई हमारे जहाज़ गिरे। तो ये खैर नहीं मानते, ना माने, भाड़ में जाएं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हो ये रहा है कि भारत की सारी अपॉइंटमेंट्स, इनका चीफ जस्टिस हो, इनका आर्मी चीफ हो, इनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, इनका नेवल चीफ हो, इनका एयर चीफ हो, ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये देखकर हो रही हैं कि मोदी को कैसे बचाया जा सकता है भारत के अंदर। अच्छा, एक चीज़ बताएं, इंडिया में एक ऐसा माहौल नहीं बन रहा है जैसे अगर हम बात करें जो मोदी ने अपनी ट्वीट की जब पाकिस्तान ने इस मुआहदे का ऐलान किया, और उसके अंदर उस अपनी ट्वीट में मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया, और उसके ऊपर मोदी को बहुत गालियां पड़ी सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, उनकी हर रियासत में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब एक एंटी मोदी बयानिया इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं सामने आने लग पड़ा, और आपको लगता है कि ये मोदी को लेके डूबेगा? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, एक नया एंगल जो शायद पाकिस्तान में तो एटलीस्ट किसी ने डिस्कस नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी शायद किसी ने इसको इस तरह डिस्कस नहीं किया। मेरी इंडिया में कुछ दोस्तों से बात हुई, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में बुनियादी तौर पर कांग्रेस की कह लें कि बुनियादें हिला दी, शैला दीक्षित जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, उनके इक़्तिदार का खात्मा आम आदमी पार्टी के आने से हुआ। और आम आदमी पार्टी की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? अन्ना आंदोलन, जो अन्ना हज़ारे ने भारत में जो जिस तहरीक का आगाज़ किया, वहाँ से ये जो आम आदमी पार्टी का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल, ये बुनियादी तौर पर ये अन्ना हज़ारे का जो है उसके लिए काम कर रहा था। नहीं, ये बड़ा मतलब फ्रंट फुट पे था ये अन्ना आंदोलन के तौर में। अब एक अप्रोच ये भी है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये चूंकि इंडिया में इस वक्त भारत के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा है, तो भारतीय हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सॉरी, भारत में अंदर जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बड़ा माहौल है। समहाउ शायद कॉकरोच जनता पार्टी भी बीजेपी का प्रोजेक्ट है। अच्छा, क्यों? ये उस वक्त लॉन्च होती है जिस वक्त कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो बड़ा एक्टिव होता है मोदी के खिलाफ। ठीक है। ऐसे में ऑल ऑफ अ सडन कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तहरीक का आगाज होता है और एक मीम से शुरू होती है। उसके बाद एक मेरा ख्याल है कि खरगोश जनता पार्टी का भी आया, ठीक है, वो भी किसी, मेरा ख्याल है उनके किसी एक्टर शेक्टर ने या किसी ने तो एक अप्रोच भारत में ये भी है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर ये जो अभिजीत दीपके है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का रूह रवां है, जिसने ये सारा बनाया, जो इंडिया आ गया, जो बुनियादी तौर पर जिसको इस वक्त तो बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि ये ISI का एजेंट है, तो वो एक अप्रोच ये है भारत में कि शायद मुस्तकबिल में कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने एस्टैब्लिश किया है ये बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने बंगाल में बीजेपी की कोई वर्थ नहीं थी, इन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, TMC बनाई जो ममता बनर्जी की जमात थी, उसके साथ अलायंस किया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अपने पंजे गाड़े, फिर इंतखाबात को रिग किया और रिग करने के नतीजे में कांग्रेस भी वहाँ पर ख़त्म हो गई, तृणमूल भी साइड पे हो गई और बीजेपी इस वक्त जो है वो वहाँ पर इक़्तिदार में है। यही कुछ इन्होंने दिल्ली में किया। आप देखें ना, आम आदमी पार्टी ने 2014 के इलेक्शंस जीता, उसके बाद दूसरा जो ग़ालिबन 2016 का इलेक्शन जीता, उसके बाद 2021 में, और फिर जब दोबारा अब लास्ट इलेक्शंस दिल्ली में हुए, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो
ये एक अप्रोच है कि शायद कॉकरोच की जनता वजह पार्टी ये भी तो थी ना कि केजरीवाल को उन्होंने जेल में डाल दिया था। ये भी थी, लेकिन अदरवाइज और भी रीजंस थी। अभी देखे ना, आम आदमी पार्टी से बहुत से लोग जो हैं वो क्या नाम है उस घटिया शख्स का, वो जो प्रीनीति चोपड़ा का, राघव चड्ढा, हाँ जो कहता था कि पाकिस्तान का हम भारत का झंडा इस्लामाबाद में लहराएंगे। अभी आजकल मोदी को खुश करने के लिए बड़े बयानात दे रहे हैं। मैंने तो कहा था कि बिल्कुल हम भारतीय झंडा इस्लामाबाद में लेकर जाएंगे, लेकिन वो झंडा जो है ना वो भारतीय जहाज की टेल पर लगा होगा, जो हमने तबाह किया होगा ना, वो वाला झंडा हम उसको चौक पर इस्लामाबाद में लगाएंगे। किसी, हाँ, वो वहाँ पर लगाएंगे। और बहरहाल वो बहुत से लोग जो है ना आम आदमी पार्टी के, वो टूट के बीजेपी में गए हैं। पंजाब में इन्होंने बुनियादी तौर पर बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए आम आदमी पार्टी को तोड़ा है। तो ये अप्रोच है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। बाकी जो आपने एंटी बीजेपी इस वक्त जो माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। इनको एक के बाद एक स्टेट के इलेक्शंस मैनेज करना पड़ रहे हैं, और अब कांग्रेस जिस तरीके से उसको एक्सपोज कर रही है, आगे इनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। तो अब इनको दोबारा वही सेंटिमेंट चाहिए। लेकिन लॉन्गेस्ट पाकिस्तान बन गया है, बन गया है, बिल्कुल बन गया है, लेकिन जिस तरीके से बना है वो वो भी सबके सामने है ना। इस वक्त जो हालात हैं भारत के, मैंने जो पहले बात की राइजिंग इंडिया का, जो सारा उसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट किया कि जी ये राइजिंग इंडिया है, हम हर साल इतनी तरक्की कर रहे हैं। सिंकिंग नहीं सर, फॉलन इंडिया है इस वक्त, डूब गया, तबाह बर्बाद हो गया, बेड़ा गर्क हो गया उनका। आज दुनिया में कोई पूछ नहीं ना, टके टोकरी हो गए इंडियंस जो हैं वो मोदी की वजह से। तो इसके इक़्तिदार के खात्मा मुझे तो ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये इसी तरह चिपका रहा इक़्तिदार के साथ, इसी तरह ये हालात को ख़राब करता रहा, तो वो वक्त दूर नहीं है जब दिल्ली के किसी चौक में लोग इसको नंगा लटका के इसको वो फेंटा लगाएंगे कि ये शायद बाद में कुछ बोलने के लायक नहीं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो इसका जो बैकअप है वो योगी आदित्यनाथ को तैयार कर रहे हैं, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले। अच्छा देखिए, योगी जो है, योगी का जो ग्रुप है ना, बुनियादी तौर पर वो भी मोदी के तर्ज पर काम कर रहा है। मोदी जिस वक्त गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तो इसने अपनी टीम के साथ ही कुछ सोशल मीडिया लोगों को एंगेज किया, कुछ टीम्स को एंगेज किया। कुछ मैंने सुना है कि अमेरिकन टीम्स भी थी जिसको इन्होंने एंगेज किया, कुछ लॉबिंग फर्म्स थी। इन्होंने कहा जी कि मोदी जो है वो भारत की किसी भी स्टेट का सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर है, एंड द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अदरवाइज मोदी बीजेपी में इसकी ये वर्थ नहीं थी कि ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का कैंडिडेट होता। उस वक्त गालिबन जो अडानी थे, जो जिन्होंने एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंटेस्ट भी किया था, एल के अडवाणी और राजनाथ सिंह, ये लोग देखे जा रहे थे कि इनमें से कोई शख्स जो है ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है बीजेपी का। लेकिन मोदी ने जो कैंपेन की, लॉबिंग फर्म्स को लेकर सोशल मीडिया को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, ये आ गया। सेम पैटर्न योगी का है, योगी भी यही कुछ कर रहा है। लेकिन एक मुसलमानों से नफरत का जो एलिमेंट किया गुजरात में, तो वही कुछ योगी यूपी में कर नहीं, तो योगी भी तो यूपी में वही कुछ कर रहा है ना। आपने मुसलमानों को आपने कहा जी कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते 5 लोग इकट्ठे होके, मसाजिद में कहता है जी कि आप लोग शिफ्टों में नमाज पढ़ लें। ये इस तरह की चीज़ें एक के बाद एक आप मस्जिदें और मदरसे वहाँ पर आप शहीद कर रहे हैं। हमने एक मरतबा डिस्कस भी किया था कि इवन वो दारुल उलूम देवबंद को जो है वो गिराने की बात कर रहा है, वो जो उनका पिंकी चौधरी जो है हिंदू रक्षा दल का, वो कह रहे हैं कि आप उसको भी तबाह कर दें। तो ये अप्रोच के मुसलमानों के खिलाफ। सेकेंडली कि जी योगी बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, इस वक्त इंडिया चीफ मिनिस्टर है। इंडिया में बहुत से लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी डिवीजन है। वो बेसिकली इसमें डिवीजन है क्योंकि अमित शाह की जो फैमिली है बुनियादी तौर पर वो खुद को मोदी के सक्सेसर के तौर पर देखती है। ठीक है, जो उनका वजीर दिफा है, जो उनका वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर जो है, जिसका बेटा जय शाह है। तो ये फैमिली जो है ये अपने आप को बीजेपी के सक्सेसर के तौर पर, बीजेपी में मोदी के सक्सेसर के तौर पर देख रही है। तो योगी और मोदी ग्रुप जो है वो इस वक्त एक पेज पर नहीं है बीजेपी के अंदर। ठीक, चले आगे चलते हैं। ये जो इंडिया में, यूपी में, पंजाब में, गोवा में और एक और कौन सी गुजरात में वहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा जिसका जिम्मा फिर पाकिस्तान पे डाला जाएगा। अच्छा देखिए, इन्होंने जलंधर से आगाज़ किया ना, जलंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर के सामने धमाका हुआ, और जो इनका रवायती अंदाज़ है कुछ भी हो ये जी पाकिस्तान ने किया है। इनके घर कोई खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए, कहते हैं ये ISI का है, ये हमारा नहीं, ISI काम है। तो इन्होंने वो भी पाकिस्तान पर डाल दिया। लेकिन भगवंत मान जो इस वक्त इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, उसने कहा ये मोदी ने करवाया। अब अंदाजा लगाएं कि आपकी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उठकर बात कर रहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया, जिसकी स्टेट में वो धमाका हो रहा है। पंजाब में धमाका हो रहा है ना, पंजाब का चीफ मिनिस्टर उठकर कह रहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, ये मोदी ने करवाया है। क्यों? क्योंकि मोदी अगले साल जो पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इंडियन पंजाब में, चढ़ते पंजाब में, उन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। कैसे?
एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट क्रिएट करके है जी, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान क्योंकि इंडिया। उसके बाद अपने और ये पास वो तो रीजन है ना वैसे जो कुछ इस नहीं इन्फ्लुएंस है। में आता भी है। Yes. ये इंडियन पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ये भी गुजरात भी चूंकि पाकिस्तान के साथ लगता है। इवन वहाँ पे खालिस्तान की मूवमेंट भी तो चल रही है ना, बहुत स्ट्रांग है, Yes. खालिस्तान की मूवमेंट बड़ी बड़ी स्ट्रांग है। strong है। हाँ, और इनका जिसका इल्जाम भी वो ऐसा ही पाकिस्तान हर पे चीज लगाते का हैं। मैंने आपको बताया ना कि वहां पर तो खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए उसका इल्जाम भी वो ऐसे ही पर डालते हैं। तो ये अब भारत में मेरे प्रोग्राम के अंदर अजय शुक्ला जो इंडिया न्यूज़ के फॉर्मर एडिटर हैं और करंटली वो एडिटर हैं द प्रिंसिपल इंडिया के, ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जिस वक्त मोदी इक़्तिदार में आया और इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से सीन वॉइसेस को हटाकर आरएसएस इन्फ्लुएंस्ड जो अप्रोच के लोग थे उनको लाकर बिठा दिया। यारनब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ऐसे जो घटिया लोग हैं इनको जो बिठाया लाकर इस तरह के लोगों को हटा दिया। जो रवीश कुमार है, जो अभिसार शर्मा है, ये अजय शुक्ला है, इस तरह से जो लोग हैं इनको इन्होंने कॉर्नर कर दिया। अब अजय शुक्ला ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान हो रही है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होगा, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान हो रही है क्योंकि इलेक्शन अगले साल है, अभी 6-7-8 माह का वक्त है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ कभी यूपी में होगा, उत्तर प्रदेश में, कभी गुजरात में होगा, कभी पंजाब में होगा, इवन चलें गोवा में ये कुछ करें नहीं भी करेंगे तो उसका एक जो रिएक्शन है वो उन इवेंट्स का वो गोवा में भी आएगा। पहलगाम वाला इस तरह की वो कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स इस वक्त प्लान हो रही हैं और आने वाले दिनों में भारतीय फौज, जो मैंने आपको पहले कहा ना अपॉइंटमेंट्स किसी वजह से हो रही हैं, जो प्रोफेशनल लोगों को छोड़कर ऐसे घटिया जहनों को वहां पर इस तरह की कुर्सियों पर लाकर बिठाया जा रहा है, इस तरह के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें हैं कि ये कुछ करवाने हैं, अपने लोग मरवाने हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को इस्तेमाल करना है, किस लिए? अपने ही भारतीयों को मरवाने के लिए। अब कौन पहलगाम में कौन मारने वाला था? जो 5 सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस करके आया, लानत है तुम्हारी फौज के ऊपर जो 5 सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस करके अगर वो लोग आ गए, और अगर वो नहीं थे तो वो कौन थे? वो इंडियन फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने आकर मारा उनको, वो इंडियन फोर्सेस के लोग थे। तो यहां पर भी यही कुछ होगा, इंडियन फौज खुद अपने लोग मारेगी, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, फिर इस तरह का सेंटिमेंट। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? देखें, आप जब इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं ना, एक के बाद एक आप इस तरह का काम करते हैं, ग्रेजुअली पब्लिक की आपसे फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लोग कहेंगे यार ये देखो, अगर ये पाकिस्तान ने किया तो तुम पाकिस्तान के साथ कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? प्रेशर बनेगा ना कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। फिर अगर ये शरारत होगी, फिर जलवे दिखेंगे ये फतह 3 के, फिर जलवे देखेंगे ये फतह 4 के, और इस मरतबा सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेट नहीं होंगी, हम उड़ा के रख देंगे इनका गुजरात, हम उस खुड में मारेंगे जहां पर पीएमओ के अंदर ये पिछले साल जंग में जो है वो छुप कर बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर, और उस खुड के ऊपर हमारे ड्रोन्स उड़ रहे थे गुज़िश्ता साल भी। इस दफा उसके अंदर से निकाल के इसके चिथड़े उड़ा देंगे इस बेगैरत के। करेंगे अगर ये शरारत करेंगे तो इस तरह की हरकत करेंगे। मतलब ये कि इंडिया की जिस रियासत में जब भी इलेक्शंस होंगे वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। सर उसके बगैर मोदी इक्तदार में नहीं रह सकता। इसके पास क्या है बेचने के लिए? क्या किया इसने इंडिया के लिए? अडानी और अंबानी को सर्व करने के अलावा आपको क्या लगता है कि आम इंडियन की जो जिंदगी है उसमें कोई बेहतरी आई है गुज़िश्ता 12 साल में? नहीं आई। ये इंडियंस बात करते हैं, उल्टा लोग स्टेट को लेकर नेगेटिव हो गए। ये 2 करोड़ बंदे अगर 6-7 दिन में, ठीक है, नहीं होगा जी कॉकरोच। ये तो इंडियन अप्रोच है ना एक, कि जी कॉकरोच जनता पार्टी क्वाइट पॉसिबल बीजेपी के प्रोजेक्ट नहीं है जी, और है भी तो। जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनके साथ 6-7 दिनों में जुड़े हैं, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि भारत का नौजवान, भारत का जो मुस्तकबिल है, वो नहीं चाहता कि ये घटिया शैतान हमारे फैसले करे। वो चाहते हैं कि तब्दीली आए, वो शख्स इक्तदार में आके बैठे, और ना सिर्फ वो, कोई भी शख्स दुनिया में यही चाहेगा कि वो शख्स आकर फैसले करे उनके, जिसकी कम से कम कोई अप्रोच हो। जो कहे जी कि मौसम खराब था तो मैंने उनसे अपनी फौज को कहा कि तुम पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दो, और उनकी फौज ने मान भी लिया। जिसकी अप्रोच ये हो। और उसकी तो खैर वो डिग्रीज का भी बहुत ज्यादा है ना, उसने पता नहीं वो वाली डिग्री उसने हासिल की है जो फैकल्टी है ही नहीं है दुनिया के अंदर। वो मेरा ख्याल वाहिद बंदा है जिसने वो, और उसके स्पेलिंग्स भी इससे पूछ लें उसको वो नहीं आते होंगे। जिसकी खी सी फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है, जबरदस्ती की जप्पियां और जाहलों वाली अंग्रेजी बोल के खत्म हो जाती है। 12 साल में भारत के अंदर इतना सख्त माहौल बनाने के बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है इस शख्स की।
किस मीडिया के सामने? गोदी मीडिया के सामने, जो सुबह शाम इसके कसीदे पढ़ता है, इसकी काली करतूतों पर पर्दे डालता है, उनका सामना आज तक ये नहीं कर सका। और फिर कहता क्या जी कि मैं जो है वो, मुझे इस चीज़ पर यकीन हो गया है कि मैं किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया जानती है ये जानवर है, ये इंसान के शरीर से पैदा होने वाली चीज़ ही नहीं है। अपने मतलब जो इस अप्रोच का, इस मेंटेलिटी का आदमी हो, उससे आप क्या तवक्को करेंगे कि वो 1,40,00,000 लोगों के लिए क्या फैसले करेगा? नहीं कर पा रहा। आज भारतीय समझ गए, यही चीज चाहिए इसको। हर वक्त जंग का माहौल, हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ये करने लगा, पाकिस्तान ये करने लगा था, हर वक्त ये चीजें डिस्कस हों, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आपने टाइम दिया। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।